एपिसोड की शुरुआत में यूएन में एवा सराला को एक स्पीच देते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो अनाउंस करती है कि एस्टेबन जिलीस ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और एरिन राइट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एवा सराला अपनी स्पीच में सभी लोगों को क्लियर करती है कि अब उन लोगों को बदला लेने की जगह एक नए इरा की शुरुआत कर देनी चाहिए। वीनस में मौजूद प्रोटोकॉल ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया था और अब उसने यूरेनस के ऑर्बिट के बाहर एक बहुत बड़ी रिंग का रूप ले लिया था। इस एपिसोड में सेरेस स्टेशन के एक बैटर मैन्यू जंग एस्पिनोजा को दिखाया जाता है जो कि एक स्लिंगशॉट पायलट था और अपनी शिप वाईक्यू में स्लिंगशॉटिंग कर रहा था। मान्यू जुपिटर के पास मौजूद ऑर्बिट में अपनी शिप वाईक्यू को लेकर पैतरेबाजी दिखा रहा था। वो सैटर्न से होते हुए जुपिटर से होते हुए अपने स्टेशन की ओर लौटने लग जाता है। जब मैन्यू अपनी पैतरेबाजियां दिखा रहा था तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड एविटा कॉल करती है। एविटा उसे बताती है कि अब वो मैन्यू के साथ और ज्यादा नहीं रह पाएगी। एविटा मैन्यू को बताती है कि वो उसके भाई को डेट करने लगी है। मैन्यू ये सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैन्यू मॉनिटर पर अपनी न्यूज को देखने लग जाता है जिसमें उसकी स्लिंगशॉट फ्लाइट को कवरेज किया जा रहा था। अचानक ही उसकी न्यूज को हटाकर प्रोटोमोलिक्यूल्स की न्यूज को दिखाया जाने लग जाता है जिसमें प्रोटोमोलिक्यूल्स की एक रिंग बनाने के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। मैन्यू उस न्यूज को देखकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर यूएन में एवा सराला एक ब्लू पैनल कमीशन को सेट कर देती है। उस ब्लू पैनल कमीशन के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस और फिलोसफिकल लीडर्स मौजूद थे। वो सभी लोग ब्लू पैनल में मौजूद रहकर रिंग को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। इसके कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। लगभग 187 डेज बीत चुके थे जब प्रोटोमोलिक्यूल ने वीनस को पूरी तरह से छोड़ दिया था। मैन्यू भी सैटर्न से होते हुए अपनी स्लिंगशॉट फ्लाइट को ट्राई कर रहा था। वो बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटेशन में सफर कर रहा था। मैन्यू स्लिंगशॉटिंग करते हुए न्यूज भी चेक करता जा रहा था। उसे न्यूज से पता चलता है कि जेम्स होल्डन रिंग के गेट तक पहुंच चुका था। होल्डन की इस न्यूज को भी मैन्यू की स्लिंगशॉट की न्यूज को हटाकर दिखाया जा रहा था जिसे देखकर मैन्यू एक बार फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैन्यू को ऐसा लगता है कि अब उसे न्यूज में बने रहने के लिए या फिर हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए और कुछ बड़ा काम करना होगा। मैन्यू एविटा का अट्रैक्शन भी अपनी ओर करवाना चाहता था। वो कुछ और सोचने लग जाता है। इधर रोसिनेंटी के ऊपर रोसिनेंटी के पूरे क्रू को एक डॉक्यूमेंट्री टीम जिसके अंदर मोनिका स्ट्रूट और उसका कैमरामैन कोहेन मौजूद थे, वो दोनों इंटरव्यू ले रहे थे। होल्डन और मोनिका की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है और उन लोगों की कन्वर्सेशन से ये रिवील होता है कि एमसीआरएन ने होल्डन और उसके ग्रुप के ऊपर रोसिनेंटी को चोरी करने का आरोप लगाया हुआ था जिसका केस उनके ऊपर चल रहा था और उस केस की फीस डॉक्यूमेंट्री टीम पे कर रही थी जिसके बदले में होल्डन और उसके साथी उन लोगों को अपनी लाइफ और अपनी बारे में सब कुछ बता रहे थे। एलेक्स डॉक्यूमेंट्री टीम से बहुत ज्यादा बातें करने का इच्छुक था जबकि होल्डन उन लोगों से एक पर्याप्त दूरी बनाए हुए था। एमोस भी डॉक्यूमेंट्री टीम से काफी दूरी बनाए हुए था। मोनिका ने एमोस के बारे में कुछ बैकग्राउंड रिसर्च की हुई थी। वो उससे उसके पास्ट के बारे में बात करने लग जाती है और उसे बताती है कि उसने 15 साल की उम्र में बाल्टीमोर को छोड़ दिया था जबकि वो एक लॉटरी प्रोग्राम के फ्रॉड में शामिल था। मोनिका एमोस से एक और एमोस बर्टन के बारे में बात करती है और बताती है कि उसे बाल्टीमोर का क्राइम बॉस कहा जाता था। एमोस मोनिका के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उन लोगों के कैमरे के ड्रोन को तोड़ देता है। मोनिका इसके बाद एमोस से अकेले में बात करती है और वो उसके साथ सोने का ऑफर देती है। कैमरामैन गाय कोहेन भी बाद में एमोस के साथ सोने का ऑफर करता है लेकिन एमोस दोनों को ही बड़े तरीके से मना कर देता है। कैमरामैन कोहेन होल्डन की कुछ फुटेज ले लेता है और उसके बाद रोसिनेंटी के कंट्रोल पैनल के ऑपरेशन डेक को चेक करने लग जाता है। एना भी यूएनएन शिप थॉमस प्रिंस के ऊपर मौजूद थी। वो एक साइंस ऑफिसर कोलवुड से बात करती है और उससे प्रोटोमोलिक्यूल बेस्ड रिंग के नेचर के बारे में पूछने लग जाती है। कॉनवुड एना को बताता है कि अभी तक उन लोगों को उस रिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। कोलवुड एना को ये भी बताता है कि अब उस रिंग को उन लोगों को नजदीक से देखने की जरूरत है। कोलवुड को अन्ना के रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है और वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है। कोलवुड को ऐसा लगता था कि रिंग के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस लाइफ को बिलोंग करने वाली टेक्नोलॉजी है। कोलवुड ऐसा चाहता था कि वो रिंग वैसी की वैसी वहाँ पर मौजूद रहे, नहीं तो वो उसके एक्टिव हो जाने के बाद उसे डर था कि कहीं और कुछ हंगामा न हो जाए। इधर बेहेमत के ऊपर बेहेमत वही शिप
शिप था जिसे कि पहले नोवो के नाम से जाना जाता था और जिसे ड्रमर अपने साथ स्पेस से लेकर आ चुकी थी। नाओमी रोजिनेंटे को छोड़कर बेहेमत पर आ चुकी थी। वो ड्रमर के साथ काम कर रही थी। चीफ इंजीनियर नाओमी और कैप्टन ड्रमर दोनों ही क्लास एशफोर्ड को ग्रीट करते हैं, जिससे कि एंडरसन डाउस ने अपना फर्स्ट ऑफिसर बनाकर बेहेमत के ऊपर भेज दिया था। एंडरसन क्लाउस अपने साथ डियागो को भी लेकर आया हुआ था। नाओमी बेहेमत पर काम करते हुए दो टेक्नीशियन को ड्रग डीलिंग करते हुए देखती है। वो उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को वार्न भी करती है। ड्रमर और एशफोर्ड का जब आमना सामना होता है तब एशफोर्ड ड्रमर की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उसे एक कैप्टन के रूप में भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तब ड्रमर और एशफोर्ड में थोड़ा सा वाद विवाद होने लग जाता है। तभी उन लोगों के पास एक टेक्नीशियन आ जाता है। वो टेक्नीशियन ड्रग डील में इन्वॉल्व था और एक वर्क एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। नाओमी उस वक्त ड्रमर के सामने कन्फेस करती है कि वो ड्रग डीलिंग के बारे में बहुत कुछ जानती थी और उसने दो टेक्नीशियन को ड्रग डीलिंग करते हुए देखा था। ड्रमर नाओमी की इन बातों को सुनती है और उसके बाद वो ड्रग डीलर को लेकर आ जाती है और सबके सामने उसे स्पेस में फेंकने की धमकी देने लग जाती है। एशफोर्ड उस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ड्रमर को उस डीलर को स्पेस में फेंकने से रोक देता है। वो ड्रमर को अपने फैसले को दोबारा कंसीडर करने के लिए कहता है। एशफोर्ड ड्रमर को क्लियर करता है कि ओपी के अंडर में वो इस तरह से खुलेआम डिसीजन नहीं ले सकती थी। नाओमी भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। वो एशफोर्ड का साथ लेती है और ड्रमर को ड्रग डीलर को बाहर स्पेस में फेंकने से रोक देती है। ड्रमर उसी वक्त ड्रग डीलर के सप्लायर को छोड़ देती है। ड्रमर इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट करके ये बता देती है कि जो भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व पाया जाएगा वो उन सभी लोगों को एयरलॉक से बाहर फेंक देगी। ड्रमर उन सभी लोगों को वार्न करती है कि अगर उन लोगों के पास इस वक्त किसी भी तरह की ड्रग मौजूद है तो वो उसे सौंप दें। एशफोर्ड जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, वो ड्रमर के स्पीच देने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि जो भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व पाया जाएगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इंजीनियर्स की एक टीम यूएन के फ्लोटिला के ऊपर काम कर रही थी। उसके अंदर मेल्बा, रेन हजुकी और एक और इंजीनियर स्टैनिस्लो कल्प मौजूद थे। उन लोगों को एक और शिप सियांग की मेंटेनेंस का काम दिया गया था। मेल्बा अकेले में सियांग के हैच के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव्स फिट कर देती है। रेन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे हैच के पास पड़ा हुआ एक टूल दिखाई देता है। रेन तुरंत ही उस टूल से वहाँ के गेट को खोलकर देखता है। उसे वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स दिखाई दे जाते हैं। रेन समझ जाता है कि ये काम मेल्बा का था। रेन मेल्बा से इस बारे में बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मेल्बा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो तुरंत ही रेन के ऊपर हमला कर देती है। मेल्बा रेन को जोरों से उठाकर नीचे पटक देती है। मेल्बा इसके बाद रेन को उठाकर उसके सिर को वहीं के एक पैनल में जोर से मार डालती है। इसके बाद रेन तुरंत ही मर जाता है। मेल्बा भी रेन के पास ही गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर रोजिनेंटे के ऊपर एलेक्स ड्रेपर से बात करता है। ड्रेपर को मैराइन के अंदर फिर से ले लिया गया था। ड्रेपर एलेक्स को इन्फॉर्म करती है कि वो उसकी फैमिली से मिल चुकी है और उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी हालत में है। एलेक्स ड्रेपर को इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ टेलिसा ने उसके खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दिया है। इधर एवा सराला एना को अपने स्पीच राइटर के रूप में अपॉइंट कर चुकी थी। एवा सराला इसके लिए एना के क्लिनिक को कुछ पैसा भी डोनेट कर रही थी। एना की वाइफ एना को क्लिनिक और उसकी डॉटर के बारे में प्रेजेंट सिचुएशन बताती है। इधर रोजिनेंटे के ऊपर कोहेन एमोस से प्रेक्स के बारे में बात करता है। एमोस कोहेन को प्रेक्स के बारे में बताता है कि वो अपनी बेटी पेई के साथ गनीमेट पर गनीमेट को रिपेयर करने के लिए जा चुका है। अब एक बार फिर से शिप वाईक्यू को दिखाया जाता है। मैन्यू अभी भी अपनी स्लिंग शॉटिंग कर रहा था। वो एमसीआरएन हमूराबी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। मैन्यू लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उसके शिप में कुछ इश्यूज आ गए थे। इसके बाद मैन्यू अपने ड्राइव को तुरंत ही चेंज कर लेता है। मैन्यू इसके बाद अपने शिप वाईक्यू को रिंग के प्लेन से पास कराने लग जाता है। तभी उसके शिप के सामने एक बैरियर आ जाता है। मैन्यू उस बैरियर को देखकर उसे हटाने के लिए अपनी शिप की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण मैन्यू मारा जाता है। रोजिनेंटे में होल्डन को दिखाया जाता है। होल्डन को किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई देती है। होल्डन तुरंत ही अपने बगल वाले रूम में चला जाता है। उसे वहाँ पर मिलर दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ कुछ बुदबुदा रहा था और मनी मन कह रहा था कि सिरस के ऊपर कोई भी लॉ नहीं मौजूद है, वहाँ पर सिर्फ पुलिस है। होल्डन मिलर को वहाँ देखकर चौंक जाता है। तभी मिलर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है।